मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद ही सामाजिक कामों में और राजनीति में जुड़ गए। हम अपने फूफू के घर में रह के शिक्षा दीक्षा हम कच्ची बलियारी में रह के किए और फुटकी हाई स्कूल में। शुरू से हमारा क्रियाकलाप रहा विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिबू सोरेन के साथ में। हम अपने गांव घर में नहीं रह पाए क्योंकि शिक्षा के लिए शिक्षा का माहौल नहीं था, इसलिए हमें शिक्षा पर सबसे ज़्यादा रुचि रहा है शुरू से। मेरा जो विजन था वो ये विजन था कि झारखंड को कैसे हम विकास की ओर ले जाएं। नमस्कार, मैं विनोद ओझा। झारखंड विधानसभा की टीवी में आपका स्वागत है। जानिए अपने विधायक को कार्यक्रम में मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जो झारखंड में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार 5 बार विधायक बने मथुरा महतो जी झारखंड अलग राज्य के आंदोलनकारी भी रहे हैं। एक संघर्षशील नेता के रूप में इनका परिचय रहा है। आइए अब खुद हम इनसे जानते हैं इनका परिचय। मथुरा जी। मैं मथुरा प्रसाद महतो, विधायक टुंडी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से 2000 साल से पहला चुनाव हम विरध बिहार के समय से लड़े और इस बीच में 2014 में हम चुनाव हारे भी हैं और 2019 से हम पुनः फिर विधायक बने हैं और आज हम झारखंड विधानसभा के टीवी में अपना साक्षात्कार दे रहे हैं। सबसे पहले तो हम विनोद जी का आभार प्रकट करते हैं जिन्होंने ये कार्यक्रम विधानसभा की ओर से आयोजन किया। आप लंबे समय से राजनीति में हैं, लेकिन आप अपने आप को कब से राजनीति में देखते हैं? मतलब कब से आप मानते हैं कि मैं राजनीति में पूरी तरह से आ गया? देखिए, हम तो 1977-78 से ही, चूंकि हमारे क्षेत्र में उस समय सामाजिक शिवाजी समाज भी चलता था और विनोद बिहारी महतो अगुवाई करते थे, तो मैट्रिक का एग्जाम देने के बाद ही हम मोटा मोटी सामाजिक कामों में और राजनीति में जुड़ गए, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से शुरू से हम हैं। आप बचपन से ही राजनीति में आना चाहते थे या कहीं और जाना चाहते थे? आने का कोई लक्ष्य हम राजनीति में नहीं था, लेकिन परिस्थिति ऐसा बना कि शुरू से ही हम राजनीति में हैं और सामाजिक कार्य। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है? हमारे फुटकी हाई स्कूल से मैट्रिक का एग्जाम हुआ और उसी के बाद से हम शिक्षा दीक्षा और आगे हमारा नहीं हुआ, मैट्रिक ही हमारा। छात्र जीवन में कोई ऐसी घटना या बाद के जीवन में कोई ऐसी घटना जिसकी वजह से आप राजनीति में आए? देखिए, वजह कुछ था नहीं, लेकिन शिक्षा दीक्षा के लिए हम अपने फूफू घर में रह के मैट्रिक का एग्जाम दिए और जब हम आए अपना गांव, अपना घर, तब उस समय का माहौल था राजनीति से। वहाँ के शहीद शक्तिनाथ महतो नेतृत्व करते थे सामाजिक दृष्टिकोण से, तो आकर हम भी उसी में लगे और सामाजिक कामों में हम आगे बढ़ा। मतलब प्रेरणा आपको विनोद बिहारी महतो जी से मिली? जी। छात्र जीवन की कोई और ऐसी घटना जिसने आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया? देखिए, छात्र जीवन में कोई ऐसा घटना नहीं है कि हमें राजनीति में जाना पड़ेगा, लेकिन हम अपने फूफू के घर में रह के शिक्षा दीक्षा हम कच्ची बलियारी में रह के किए और फुटकी हाई स्कूल में, और उसके बाद जब अपने गांव आए तब वो माहौल हमको गांव से मिला और तब हम इसमें आए और शुरू से हमारा क्रियाकलाप रहा विनोद बिहारी महतो, A.K. राय और शिबू सोरेन के साथ में हम लगातार संघर्ष में रहे। राजनीति के अलावा भी कुछ अन्य बातों में आपकी दिलचस्पी रही है? हमें चूंकि मलाल था कि हम अपने गांव घर में नहीं रह पाए क्योंकि शिक्षा के लिए शिक्षा का माहौल नहीं था, इसलिए हमें शिक्षा पर सबसे ज़्यादा रुचि रहा है शुरू से कि शिक्षा को ग्रामीण क्षेत्र में कैसे मजबूत करें। सार्वजनिक जीवन में जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप लंबे समय से हैं। ऐसे में जनता की समस्याओं के लिए आपको जूझना भी पड़ता है, दिन रात आपको सेवा करनी पड़ती है। ऐसे में आप अपने परिवार के लिए कितना समय निकाल पाते हैं?
देखिए, जब से हम राजनीति में हैं तब से मैंने कभी भी हम तीनों टाइम अपने घर में भोजन नहीं किए हैं। सुबह का नाश्ता के बाद हम निकलते हैं, क्षेत्र में ही जनता के बीच में रहते हैं और शाम को ही आते हैं। पहले तो अभी नहीं तो जब एमएलए नहीं थे उस समय तो हम लोग कभी घर भी नहीं आते थे। सप्ताह सप्ताह भर आंदोलन के समय हफ्ता 10 दिन के बाद ही घर हम लोग आते थे। ऐसा परिस्थिति रहा है आंदोलन के समय कि हम लोग घर डेली नहीं आ पाते थे। परिवार से डिमांड नहीं होती थी कि आप थोड़ा घर में भी समय दीजिए? डिमांड इसलिए नहीं हो पाता था उतना अधिक कि चूंकि हमारे पिताजी इस टिस्को में सर्विस करते थे, अन्य भाई लोग भी थे, सबका सहयोग मिलाकर। ऐसा भी तो हुआ होगा जब आप क्षेत्र की जनता के समस्याओं के लिए बहुत आगे बढ़ के काम किए, लेकिन आप वो काम नहीं कर पाए। कोई ऐसा काम है जो आपको लगता है कि ये समस्या थी और हम चाह कर के भी नहीं कर पाए? जैसे अभी भी वो समस्या है, नहीं हो पाया जो हमें अपने क्षेत्र का टुंडी विधानसभा का बागमारा विधानसभा प्रखंड में हमारा 17 पंचायत है जो अभी तक नहीं बन पाया अलग प्रखंड। उसके लिए आज भी संघर्षरत हैं हम लोग कि राजगंज को प्रखंड का दर्जा दे मेरे टुंडी विधानसभा क्षेत्र में। हमारे जो 17 पंचायत बागमारा प्रखंड में है उसको काट कर टुंडी का अलग प्रखंड बनाया जाए, इस पर हम लगे हुए। समस्याओं का समाधान न कर पाने पर आप कैसा महसूस करते हैं? आपको कैसा लगता है कि हम नहीं कर पा रहे? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में प्रक्रिया के तहत हम लोगों ने बहुत सारा चीज पर हम लोग कर पाते हैं, बहुत चीज नहीं कर पाते हैं। इसे टुंडी का ही इसके पहले हमने एक प्रखंड बनाया है पूर्वी टुंडी, और ये राजगंज प्रखंड अभी तक नहीं बना पाए हैं। पब्लिक को ये आशा विश्वास हम लोग देते हैं कि आने वाला समय जब नए प्रखंड का सृजन होगा तो हमारा राजगंज भी प्रखंड बनेगा। कोई ऐसी समस्या जिसका समाधान करके आपको बहुत खुशी महसूस हुई हो, उसको आज भी आप याद करते हैं? ऐसा बहुत सारा समय आया है इस तरह का, जैसे हमारा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र भी रहा है, कई घटना भी है पहले घटा है। आज जो है उससे काफ़ी हम लोग निजात मुख्यधारा से लोग जुड़े हैं। इससे हम लोग खुशी है कि आज शिक्षा दीक्षा के मामले में भी हमारा क्षेत्र आगे बढ़ा है। मेरा शुद्ध राजनीति में आने का समय 1977 है। 1984 में मैंने जनता पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और मैंने कहा कि राजनीति करना मेरे बस की बात नहीं है। तो कई मेरे मित्र थे, उसमें नीतीश कुमार जी भी एक थे। शुरू में उन्होंने तय किया कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे। जयप्रकाश नारायण जी की बड़ी गहरी छाप मेरे ऊपर पड़ी थी। 5-6 साल काफ़ी शिद्दत के साथ मैंने पत्रकारिता की। नियति कुछ होती है, ऊपर वाला भी कुछ होता है। वो तय किया होता है कि आपको भेजा हमने धरती पर, तो आपके लिए हमने काम भी निश्चित करके भेजा, यही काम आपको करना है। तो भ्रष्टाचार की वहीं पर भ्रूण हत्या हो जाती है कि दूसरे का भ्रष्टाचार है और अपना भ्रष्टाचार शिष्टाचार है। मैं कभी नहीं मानता हूं कि झारखंड में कोई अस्थिर सरकार थी। पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। तो 10 साल के बाद जमशेदपुर ऊंची इमारतों वाला स्लम बन जाएगा। नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी हस्ती से रूबरू हैं जिन्होंने राजनीति में एक बड़ा मुकाम हासिल किया है। जी हाँ, हम एक ऐसी ही हस्ती के बारे में बातचीत कर रहे हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है, राजनीति में जो मुकाम हासिल किया है उस दौरान एक लंबा इनका सफर रहा है। हम विस्तार से बातचीत करेंगे। हम बातचीत कर रहे हैं झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पूर्वी के विधायक श्री सरयू राय जी से। सरयू राय जी, आपका झारखंड विधानसभा टीवी में स्वागत है। सबसे पहले तो चूंकि हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आरंभ से आपका जो है वो जो राजनीति में आने के पूर्व या राजनीति में आने के पहले एक लंबा एक आपका कैरियर रहा है, बहुत शानदार आपका शिक्षा का भी कैरियर रहा है।
तो तमाम बातों पे जो विस्तार से बातचीत करेंगे। तो ये बताएंगे कि आप अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो कहाँ से मानते हैं? कब लगता है कि आपने राजनीतिक जीवन की जो है वो आपके नींव पर गई? चूँकि आप विभिन्न वैचारिक संगठनों से जुड़े रहे, कई सारे आंदोलनों का नेतृत्व किया, तो कहाँ से मानते हैं कि आप राजनीति से जो है वो जुड़ते चले गए और आज इस मुकाम पर हैं? जैसे इस हिसाब से अगर कहा जाएगा तो मेरा शुद्ध राजनीति में आने का समय 1977 है, जब इमरजेंसी के बाद चुनाव हुआ लोकसभा का और मोरारजी भाई देसाई प्रधानमंत्री बने, जनता पार्टी मिली कई दलों को मिलाकर, तो वहाँ से मैंने इसके युवा मोर्चा के बिहार के संगठन मंत्री के रूप में काम करना शुरू किया। उसके पीछे पृष्ठभूमि में जाएंगे तो ऐसा लगता है कि नियति प्रकृति कुछ होती है, ऊपर वाले की भी कोई भूमिका होती है जो आपके जीवन में अचानक एक मोड़ दे देता है। मुझे याद है कि 1962 में मैं 8वीं क्लास में पढ़ता था, भारत और चीन का युद्ध हुआ। तो युद्ध हुआ तो स्कूलों में बच्चे गांव में प्रभात फेरी करना, जुलूस निकालना, ये सब करते थे। और उस समय मेरा संबंध आरएसएस के लोगों से हो गया, क्योंकि ये लोग भी राष्ट्रीयता का प्रचार करते हुए गांव-गांव घूमते थे और प्रचार हुआ तो उनकी शाखाएं लगने लगीं। मैं अपनी गांव की शाखा का मुख्य शिक्षक हो गया, 3 साल तक शाखा का मुख्य शिक्षक रहा और यही मानता रहा कि राष्ट्रवाद से प्रेरित एक संगठन है जो राष्ट्र को गौरव के स्थान पर ले जाना चाहता है। मैं पढ़ाई करने पटना आ गया, साइंस कॉलेज में एडमिशन हुआ, तो मैं इन चीज़ों को भूल गया। एक बार 1969 में गोविंदाचार्य जी आए मेरे हॉस्टल में। एक मेरे मित्र थे भोला शंकर बंधु, भागलपुर में रहते थे, उनसे उनको मेरे बारे जानकारी हुई थी। आना जाना शुरू हुआ, उनसे मित्रता हो गई। बाद में पता चला कि ये आरएसएस के प्रचारक हैं। फिर सुशील मोदी और कई लोग आने जाने लगे। थोड़ा तब से मेरी रुझान बनी और सबसे पहले 1969 में हम लोग जेल गए, विधानसभा का घेराव विद्यार्थी परिषद की तरफ से करने के लिए। पर उस समय भी मेरी कोई मंशा राजनीति में या किसी संगठन में सक्रिय होने की नहीं थी, क्योंकि हमारे जितने भी साथी थे वे सभी कैरियरिस्ट थे और मैं भी उसी में से एक था। क्योंकि 1966 में हम लोगों ने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। उस समय नंबर के आधार पर एडमिशन होता था। तो 1966-67 का सत्र था। अब उस समय घर से सब जगह से दबाव पड़ता था। मेरा सिलेक्शन हुआ पटना कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के लिए। तो कई मेरे मित्र थे, उसमें नीतीश कुमार जी भी एक थे। शुरू में उन्होंने तय किया कि इंजीनियरिंग नहीं पढ़ेंगे, एमएससी करेंगे। बीएससी पार्ट 1 में एडमिशन लिया। नीतीश जी ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई शुरू की और हम लोगों ने तय किया कि नहीं, यहीं रहेंगे। फिजिक्स में मैंने एमएससी किया। तब यही था कि हम लोग जो अच्छी नौकरियां हैं देश में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के आधार पर उसको तय करेंगे। अब धीरे ऐसा हुआ कि कोई घटना घर में परिवार में हो जाती है जिससे अचानक जीवन में मोड़ आ जाता है। तो मैंने तो आईएएस का फॉर्म भरा था, सब किया था, 74 का आंदोलन भी चल रहा था, मगर मेरे घर में कोई समस्या हुई जिसके कारण से मुझे इम्तिहान छोड़ना पड़ा। और छूटा तो फिर हम लोग इमरजेंसी के में जो चल रहा था भूमिगत आंदोलन, उसमें जुड़ गए। उसके पहले मुझे आरएसएस का प्रचारक भी नियुक्त किया गया था, छपरा जिले का जिला प्रचारक। इमरजेंसी लग गई, मैं जा नहीं सका। तो आरंभिक सार्वजनिक जीवन से ताल्लुकात मेरा यही है, मगर उस समय भी कोई ऐसा नहीं था कि राजनीति में जाएंगे। 77 में अचानक जब सरकार बनी, पहली बार इंदिरा जी के हारने के बाद कांग्रेस की सरकार दिल्ली की सत्ता से हटी, चंद्रशेखर जी जनता पार्टी के अध्यक्ष हुए। 2 इकाइयां बनी युवा की, जनता पार्टी की। एक तो युवा जनता
जिसके शरद यादव जी हम लोग के मित्र थे, वो अध्यक्ष हुए। और दूसरे जो लोग जनसंघ और आरएसएस की विचारधारा के थे, उन लोगों ने एक जनता युवा मोर्चा नाम से एक संगठन बनाया, जिसके पहले अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी हुए। तो मुझे उस समय कहा गया, इनफैक्ट आरएसएस की ओर से कहा गया कि आप इस संगठन में जाइए, इसके लिए काम करिए, ज़रूरत है। तो मैं वहाँ गया, कुछ दिन काम किया, मगर मेरे बड़ी गंभीर मतभेद हो गए साल 2 साल में। मैं वहाँ से अलग हो गया। फिर जनता पार्टी में चंद्रशेखर जी के साथ हम लोग रहे। 1984 तक मैं बिहार का जनता पार्टी का महासचिव था। चंद्रशेखर जी वहाँ अध्यक्ष थे और छोटे साहब के नाम से जाने वाले सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के अध्यक्ष थे। फिर मुझे 4 साल के राजनीति में जो अनुभव हुआ, कई मैंने सार्वजनिक विषय उठाए। 1981 में मैंने सिंगरौली में थर्मल पावर प्लांट्स बन रहे थे 35,000 मेगावाट के, उससे बिहार की सोन नहरों के पानी पर क्या कुप्रभाव पड़ेगा, यह विषय मैंने उठाया था। उसमें इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हो गई थी दोबारा। फिर 1982 में जब हम लोगों के इलाके के खेत में बिस्कोमान की खाद पड़ी, फसल जल गई, तो मैंने वह विषय उठाया। उस समय तपेश्वर बाबू हुआ करते थे, बड़े सहकारिता के नेता, और उनकी तूती बोलती थी, मगर मैंने उन लोगों के खिलाफ में आवाज़ उठाई। और राजनीति में भी फिर इसके कारण से कई तरह के दबाव पड़ने लगे। 1984 में मैंने जनता पार्टी के महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया और मैंने कहा कि राजनीति करना मेरे बस की बात नहीं है। फिर किसान आंदोलन, खेतीहर मंच बनाया हम लोगों ने, जेपी विचार मंच बनाया, ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं। फिर कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा कि नहीं, एक मेरी मदद करिए कि 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हो गई। उसके बाद लोकसभा विधानसभा चुनाव दोनों में ही विपक्ष का सफाया हो गया। तो उसके बाद जो चुनाव हुए थे, बिहार के चुनाव पर एक रिपोर्ट बनाई जाए, कर्पूरी जी का यह आग्रह था। 7 सदस्यों की समिति बनाया उन्होंने, मुझे भी एक रखा उसमें से। वह काम मैंने किया और उसी समय हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स ये पटना से प्रकाशित होने लगे। दीनानाथ मिश्रा जी हिंदुस्तान के संपादक थे, उन्होंने कहा कि आप मेरा अखबार ज्वाइन करिए। मैंने कहा कि सोच के बताऊंगा। मैंने उनको बताया कि देखिए, स्टाफर के नाते तो मैं नहीं ज्वाइन करूंगा, मैं फ्रीलांस जर्नलिस्ट के नाते ज्वाइन करूंगा। आप जितना काम करना चाहिएगा हमसे कराइएगा। तब से मैं पत्रकारिता में आ गया और 1993 तक पत्रकारिता में रहा। अरुण रंजन जी बने नवभारत टाइम्स के संपादक। उन्होंने मुझसे कहा कि आप फाइनेंस पर एक रिपोर्ट लिखिए, एडिट पेज पर हर हफ्ते छपेगा। उसके पहले मैं नवभारत टाइम्स हिंदुस्तान में कृषि पर, सिंचाई पर लिखता था। तो मैं मेरे साथ उनका ही एग्रीमेंट हुआ कि एक मेरा एडिट पेज पर छपेगा और मैं जो न्यूज़ दूंगा वो फ्रंट पेज पर एंकर के रूप में उसको स्पेस दिया जाएगा। मैंने 5-6 साल काफ़ी शिद्दत के साथ मैंने पत्रकारिता की। स्कूल में एक्चुअली हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे। इंडोनेशिया में बाली स्टेट है एक, मुझे बहुत पसंद है। वहाँ पे मैंने गया, वहाँ का कल्चर हमने देखा। सिर्फ एक जगह देखना नहीं, मतलब पूरे भारत को देखना, पूरे विश्व को देखना, सभी की संस्कृति, सभ्यता, वहाँ का कल्चर, वहाँ का एग्रीकल्चर। स्कूल में और कॉलेज में सब मुझे नेताजी कह के बुलाते थे। राजनीति फैमिली से हूँ मैं, बचपन से राजनीति परिवेश को मैंने देखा है। फादर के डेथ के बाद ही मेरी सक्रियता हुई राजनीति में। फादर के डेथ के बाद हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। और जब विधायक बन गया तो फिर लोगों के बीच रहना, लोगों का सेवा करना, और उससे मैं आदी हो गया। और अब उसको एंजॉय हम लोग करते हैं, सेवा के साथ, समय के साथ। हम लोग का एक सपना था कि पूरे बरकट्ठा विधानसभा को एक सूत्र में बांधने का। जोहार, झारखंड विधानसभा टीवी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे एक विशेष कार्यक्रम जाने अपने विधायक में हम आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो अपनी बेबाक बातों के लिए जाने जाते हैं, अपने कामों के लिए जाने जाते हैं, और 2019 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय चुनाव जीतने का उन्होंने रिकॉर्ड बनाया।
बहुत कम लोग होते हैं जो निर्दलीय चुनाव जीतते हैं। अमित कुमार यादव जी से आपको हम मिलवाते हैं। आपका स्वागत है जी। जोहार, नमस्कार। इस कार्यक्रम में आप अपने बारे में पहले थोड़ा सा परिचय दे दें। वैसे तो आपको सारे लोग जानते हैं, लेकिन तब भी आप, चूँकि हमारा ये फॉर्मेट है इस कार्यक्रम का, कि आप अपने बारे में बताएं। मैं अमित कुमार यादव बरगट्ठा विधानसभा का नेतृत्व करता हूं और 18 फरवरी 1982 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मैं स्कूलिंग अपने गांव के स्कूल से किया, प्राइमरी स्कूल से किया, 5 तक का क्लासेस। फिर 5 के बाद 6 क्लास के लिए हम झुमरी तिलैया चले गए। वहाँ पे सरस्वती शिशु मंदिर में मैंने अपना नामांकन करवाया 6 में, और मैट्रिक की परीक्षा मैंने वहीं से उत्तीर्ण किया। इसके बाद मैंने जे कॉलेज से आई.कॉम किया। इसके बाद जे कॉलेज से मैंने बी.कॉम किया, और इसके बाद फिर अपने घरेलू काम में कुछ जॉब्स के लिए कोचिंग करना या तैयारी करना, ये सब हमने प्रारंभ किया। फिर हालात और परिस्थिति कुछ ऐसी आई कि फिर हम जॉब में चले गए। जॉब फिर बीच में हमको छोड़ना पड़ा। फिर हम इधर अपने फिर घर वापस आ गए। फिर बिजनेस प्रारंभ किया हमने। आपकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से आप मानते हैं? क्या आपके पिताजी भी विधायक रहे? एक राजनीतिज्ञ परिवार से आप आते हैं, तो एक तरह से तो आपके खून में भी राजनीति है, बचपन से आप देखें। लेकिन विधिवत रूप से आप राजनीति में कब से प्रवेश? जी बिल्कुल, राजनीति फैमिली से हूँ मैं बचपन से राजनीति परिवेश को मैंने देखा है। मेरे दादाजी आजीवन मुखिया रहे, और फिर उनके डेथ के बाद उनका नाम भी हम लोग जानना चाहें। स्वर्गीय गांगो महतो जी हमारे पूरे बरगट्ठा विधानसभा में बहुत फेमस व्यक्ति हैं। बहुत डायनेमिक पर्सनालिटी के वो थे, और बहुत मतलब अंग्रेज से लेके मतलब यहाँ तक कि जमींदारी प्रथा जब चल रही थी उस समय, और हम लोग के यहाँ उस समय जब अधिग्रहण हो रहा था, फॉरेस्ट लैंड का अधिग्रहण होता, तो फॉरेस्ट वालों से झगड़ा करके फिर वो अपने लिए गांव के लिए अपना पूरे जंगल आज के दिन में भी रहती उन्होंने बचाया है। तो उस समय से वो बहुत ही ख्याति प्राप्त व्यक्ति थे उस क्षेत्र के लिए। और फिर उनके देहांत के बाद हमारे चाचा जी वहाँ से मुखिया बने, फिर प्रमुख बने। उनका भी नाम बता दीजिए। स्वर्गीय श्याम सुंदर यादव जी। फिर मेरे फादर जब कॉलेज में पढ़ते थे तो पहला जीएस का इलेक्शन हुआ कॉलेज में, तो मेरे फादर फर्स्ट बार वहाँ पे जे कॉलेज के जीएस बने चुनाव होकर, और उसके बाद लगातार वो राजनीति में संघर्ष किए, राजनीति में रहे। इसके बाद 2005 में भारतीय जनता पार्टी से उनको टिकट मिला और वो चुनाव जीत गए। उनका नाम भी बता। स्वर्गीय चित्तरंजन यादव जी मेरे फादर थे, और उनके देहांत के बाद चूंकि मुझे राजनीति में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। चित्तरंजन जी भारतीय जनता पार्टी से विधायक जी 2005 में बने जी, पहली बार बने। लेकिन सब कुछ रहने के बाद भी मुझे घर का जो परिस्थिति या पिताजी को देख करके उनके जो व्यस्तता था, और ये मतलब घर के लिए टाइम नहीं देना, ये सब समाज के प्रति जो उनका कमिटमेंट था, तो परिवार के लिए कम समय दे पाते थे और समाज के लिए ज़्यादा देते, क्योंकि दिन रात लगे रहते थे राजनीति में। तो थोड़ा मेरा मन उस क्षेत्र में नहीं जाता था कि हम राजनीति में आए। लेकिन उनका आकस्मिक देहांत के बाद मुझे आना पड़ा, और मैं मतलब फादर के डेथ के बाद ही मेरी सक्रियता बढ़ी राजनीति में। तो आप कब विधिवत मानते हैं, कब से राजनीति में? राजनीति तो ऐसे मैंने जब मेरे फादर का डेथ हुआ 2009 में दिसंबर में, तो मैं उसी समय सक्रिय हो गया। इलेक्शन में मैंने फर्स्ट बार खड़ा हो गया। भारतीय जनता पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, और मैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे पहली बार विधायक बना। और जब विधायक बन गया तो फिर लोगों के बीच रहना, लोगों का सेवा करना, और उससे मैं आदी हो गया। और उसी के साथ अब मतलब एक सोना उठना बैठना जागना, मतलब अब उसके बिना नहीं रह जा सकता, ऐसा हो गया। अब उसी में इंटरेस्ट है, उसी में मतलब अब उसको एंजॉय हम लोग करते हैं, सेवा के साथ, समय के साथ, और क्षेत्र में सभी लोगों के साथ, समस्याओं के साथ, विकास के साथ, सारे लोगों के साथ अब अच्छा लगने लगा। लेकिन पहले थोड़ा सा जब फादर एमएलए थे तो उस समय थोड़ा सा मतलब हम लोग पूरा फैमिली विचलित होते थे कि ये अच्छा जॉब नहीं है, अच्छा काम नहीं है। लेकिन बनने के बाद फिर हम लोग सब एंजॉय करते हैं अभी। शिक्षा के दौरान, चूंकि आपने बताया कि शिशु मंदिर में आपकी पढ़ाई लिखाई हुई, तो उस दौरान या शिक्षा के दौरान कोई ऐसी घटना,
जो आपको राजनीति में आने के लिए प्रेरित करे, या कोई इस तरह की कोई महत्वपूर्ण बात जो आप भी आज भी आप स्कूल में और कॉलेज में सब मुझे नेताजी कह के बुलाते थे, क्योंकि मेरे फादर लीडरशिप करते थे, नेतागिरी करते थे। तो उस समय से ही पता नहीं दोस्तों के मुंह से हमेशा निकलता था क्या नेताजी, क्या हाल है। जैसे दोस्त में जैसे पदनाम होता है तो पदनाम मुझे नेताजी के नाम से दिया गया था स्कूल में। और स्कूल में एक्चुअली हम लोग स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखते थे, तो स्पोर्ट्स के लिए हमेशा हम लोग स्कूल के लिए मेडल लाते थे। जमशेदपुर हम लोग शिशु मंदिर का जो जोन होता था उसमें हम लोग दौड़ने गए, दुग्धा गए, गिरिडीह गए, और बहुत सारे कौन खेल में ज़्यादा दिलचस्प? हम लोग दौड़ते थे और ऊंची कूद, लंबी कूद, ये सब में हम लोग एथलीट में हम लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेते थे। फुटबॉल हम लोग खेलते थे, पूरा फैमिली हमारा फुटबॉल का बहुत मतलब उस क्षेत्र का नामी प्लेयर में से हमारे फादर थे। फिर हम लोग फुटबॉल खेले, तो फुटबॉल से भी काफ़ी लगाव रहा। और राजनीति में चूँकि सबका मन था घर में कि हम चुनाव लड़े, तो फिर फादर के डेथ के बाद हम लोग को चुनाव लड़ना पड़ा, राजनीति में आना पड़ा। हम लोगों के पास गाड़ी, अपना घर कुछ भी नहीं था, और मेरे पिता हमेशा से किसी की मोटरसाइकिल में बैठकर वो जाते थे। मेरे पिता या मेरे परिवार कभी नहीं चाहते थे जब हम राजनीति में आए। ना बोलना किसी नेता को राजनीति में नहीं होना चाहिए। पहली बार राजनीति में आए थे तो हमारे दिमाग में भगत सिंह की जो सोच थी वो हमारे दिमाग में हमेशा चलती थी, तुम हमारे बेटे के तरह हो, मैं तुम्हारे गार्जियन के रूप में, सारा कार्ड हमारे तरफ से जाए। तो निवेदक में नामधारी जी का ही नाम था। नमस्कार, झारखंड विधानसभा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं मनोज, झारखंड विधानसभा के विशेष कार्यक्रम मिलिए अपने विधायक से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज आपको एक ऐसे शख्स, एक ऐसे जनप्रतिनिधि, एक ऐसे विधायक से आपकी मुलाकात मैं करवा रहा हूं जो राजनीति में आना तो एक दुर्घटना रहा, लेकिन राजनीति में आने के बाद जिस तरीके से लोगों का प्यार, समर्थन मिला है, एक जन नेता के रूप में अपने को स्थापित किया है, वो हैं निरसा के विधायक अरूप चटर्जी। ये उनका संक्षिप्त परिचय है। हम अरूप दा से हम जानना चाहेंगे कि अरूप दा, आप अपना परिचय खुद दे कि आप हैं क्या, अरूप चटर्जी कौन हैं? मैं स्कूलिंग अपना डिनोबली स्कूल मुकबा से 1990 में मैट्रिक किए हैं और 92 में +2 वहाँ से पास किए हैं। उसके बाद आसनसोल में बीवी कॉलेज से हम लोगों ने वहाँ साइंस से अपनी ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट, जिसको MBA कहती है, वो हम IILM कोलकाता से किए। तो ये हमारी पढ़ाई की जो ये है वो है। और उसके बाद हमने क्रॉम्पटन ग्रीव्स कलकत्ता में नौकरी हमने ज्वाइन किया था, वहाँ 3 साल हमने नौकरी भी किए। और मेरे पिता की हत्या के बाद हमें राजनीति में हमारे नेता कॉमरेड AK राय और निरसा की जनता की दबाव में हमने राजनीति में कदम रखा। मतलब एक सामान्य सा स्टूडेंट, एक सामान्य सा नागरिक जिसका पारिवारिक पृष्ठभूमि तो राजनीति रहा है। इनके पिताजी कॉमरेड गुरुदास चटर्जी जाने माने राजनीतिज्ञ रहे हैं, संयुक्त बिहार में विधायक भी रहे। उनका अपना एक छवि जो है उस क्षेत्र में लोगों के बीच काफी लोकप्रिय रहा। और जब उनकी हत्या हुई, तब हत्या के बाद लोगों ने अरूप चटर्जी में गुरुदास चटर्जी के छवि को देखने की कोशिश की और जो अधूरा काम उनका रह गया था उसको पूरा करने की कोशिश की। कुछ इन्हीं वजहों से आप आए राजनीति में। राजनीति में अगर हम बात करेंगे तो राजनीति में 4 बार विधानसभा में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। संयुक्त बिहार में भी इन्होंने कुछ दिनों तक
संयुक्त बिहार विधानसभा में भी ये रहे हैं। तो दादा, अगर हम बात करेंगे संयुक्त बिहार का और आज का, अगर कहा जाए तो 2000 और आज 2025, 25 सालों का लंबा फासला है जो राजनीति में आपने तय किया है। क्या अंतर पाते हैं? नहीं, काफ़ी अंतर है। देखिए, जब हमने पहली बार 2000 साल में मेरे पिता की हत्या अप्रैल 14 को हो गई थी, जब वो देवली से आ रहे थे मोटरसाइकिल में। वो हमेशा ही मोटरसाइकिल में घूमा करते थे। वो लगातार 3 बार वहाँ से विधायक रह चुके हैं। और उसके बाद जून में फिर से निर्वाचन हुई और हम बिहार विधानसभा में पहली बार, उस समय सबसे कम उम्र के विधायक थे। 26 साल 5 महीना ही हमारी उम्र थी और हम बिहार विधानसभा में जीत के गए थे। वहाँ जो जिस बहस की जो स्तर थी, वहाँ जो लोगों ने हर चीज़ गंभीरता पूर्वक पढ़ाई करके हर चीज़ के ऊपर बहस करते थे, वो चीज़ अभी हम लोगों को झारखंड विधानसभा में बहुत कम दिखाई देते हैं। द्वितीय है, जो बिहार में राजनीति को राजनीति के रूप में देखा जाता था। 25 साल पहले जो राजनीति था वो उसमें व्यक्तिगत छींटाकशी कम होती थी, दिखावे की राजनीति कम होती थी। लोग जनता का काम को ईमानदारी पूर्वक करना चाहते थे। अभी दिखावे की राजनीति काफ़ी ज़्यादा है। लोग कई गाड़ियाँ लेके घूमते हैं, लोग काम कम और प्रचार ज़्यादा चाहते हैं। ये तमाम चीज़ें हैं। लोग मतलब सहनशीलता ख़त्म हो गई है वो समाज में। सामाजिक रूप से डेवलपमेंट किसी की भी एजेंडे में नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। हम समझते हैं जो राजनीतिक स्तर जो है 25 साल पहले जो थी वो काफ़ी घटी है अभी। मतलब राजनीति में गिरावट आई है अगर कहा जाए तो। दादा, एक बात बताइए कि एक तरफ जहां परिवार की राजनीतिक विरासत, उसको संभालने, सहेजने और उसको आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी, दूसरी तरफ अगर हम कहें तो लोगों के उम्मीद जो है वो आपके तरफ नजरें टिकाए हुए थे। लोग जो हैं, जनता वहाँ की जो थी, वो अगर कहा जाए सब लोग देखना चाहते थे। तीसरी तरफ आपका अपना भी कैरियर था। आप कहीं नौकरी कर रहे थे, एमबीए किया था आपने और एक बेहतर भविष्य के लिए आप आगे बढ़े थे। एक प्रतिष्ठित कंपनी में आप काम भी कर रहे थे। इन सब के बीच राजनीति में आना, इसको किस रूप में आपने लिया? किस तरीके से इन सारे चीज़ों के बीच एक सामंजस्य बैठाने की कोशिश की और एक रास्ता जो है आगे बढ़ा? मेरे पिता या मेरे परिवार कभी नहीं चाहते थे जो हम राजनीति में आए। और ये घटनाक्रम घटी, पापा का जब हत्या हुई तो उस समय जनता की मांग थी जो उसी परिवार से कोई आए। और मेरे परिवार में एकलौता सदस्य होने के नाते हमको अपनी नौकरी छोड़कर वापस आना पड़ा। और जनता ने हमें उस बार काफ़ी उत्साह के साथ जिताए भी। तो वो एक दौर था जहाँ एक तरफ मेरे पिता की केस चल रही थी, जहाँ कोयला माफियाओं की दबाव थी, सारे लोगों की धमकी आते थे केस विथड्रॉ करने के लिए, और एक तरफ जनता की दबाव थी काम करने के लिए। दूसरी तरफ हमारी राजनीति को इन डेप्थ हम उस समय नहीं जानते थे। हम राजनीति को सिर्फ पापा के को राजनीति करने देखते थे। तो इसलिए एक पहली बार कम उम्र होने के नाते भी हमारी जो है काफ़ी दिक्कतें महसूस होती थी। हमें लगता था जो लोग हमेशा हमारे पास समस्या लेके आते थे, ऐसी समस्या जो हम सुलझा नहीं पाते थे, मतलब पारिवारिक समस्या ज़्यादा आते थे, घरेलू समस्या ज़्यादा आते थे। तो इससे काफ़ी दिक्कतें होती थी। लेकिन देखिए, कुछ चीज़ है जो आप एक्सपीरियंस गेन करते करते हो जाते हैं। तो वो चीज़ें जो हैं भविष्य में हम आस्ते आस्ते चीज़ों को सीख के आस्ते आस्ते किस तरीके से पब्लिक को
डील करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों को भी सीख लेते हैं। एक समय थी जब जो नहीं होने का होता था हम साफ बोल देते चलो भाई ये संभव नहीं है, ये किसी भी सूरत में संभव नहीं है। लोगों ने समझाया जो ये ना बोलना किसी नेता को राजनीति में नहीं होना चाहिए। तो आप ये बोलिएगा हमेशा जो आप देखते हैं, कोशिश करेंगे चीज़ें हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे डील करना चाहिए वो किसी अधिकारी ने हमें एक सिखाया। जब हम पहली बार राजनीति में आए थे तो हमारे दिमाग में भगत सिंह की जो सोच थी वो हमारे दिमाग में हमेशा चलती थी, जो भाई हम ना लेंगे ना किसी को लेने देंगे, किसी मतलब एक नई व्यवस्था कायम करेंगे। लेकिन हमने यहाँ आके देखा जो नई व्यवस्था कायम करना कितनी डिफ़िकल्ट है, जहाँ तमाम फंड्स जो है अधिकारी दूसरे जगह डाइवर्ट कर देते थे। पहला 3 साल तो हमारे क्षेत्र में कोई काम ही नहीं हुई, चूँकि हम अडिग थे जो किसी भी सूरत में हम किसी को कुछ गलत नहीं करने देंगे, इसलिए अधिकारी ये ठान के चले थे जो कोई भी काम निरसा विधानसभा में हम लोग नहीं होने देंगे। मतलब चुनौतियां काफी, वो समस्या काफ़ी जटिल थी। बाद में कुछ अधिकारियों ने सिस्टम को समझाया जो आप ना लें ठीक है, लेकिन आप चाहेंगे जो पूरी दुनिया सुधर जाए ये संभव नहीं है। आप सिस्टम को काम करने दीजिए, आप अपनी डेवलपमेंट। तो हमने तो इवन एक डीडीसी जो हमारे हर फाइल पर ज़मीन की रिपोर्ट मांग लेते थे, अगर हम रोड बनाए आधा किलोमीटर तो वो लिख देते थे जो भाई किस किस प्लॉट से जा रहे, किस किस खाता नंबर से जा रहे, इसकी पूरी आवेदन दे सीओ को। तो ये तो संभव नहीं है। जहाँ दूसरी एमएलए की फाइल एमएलए फंड की वो 1 सप्ताह में क्लियर हो जाते थे, हमारी फाइल घूमते रहती थी 6 महीना तक हर जमीन का रिपोर्ट के चलते। मतलब सिस्टम के शिकार, वो सिस्टम के शिकार थे। तो हमने गुस्सा से डीडीसी साहब को एक दिन बोला जो भाई आप नहीं जानते हम लोग लाल झंडे करते हैं, हम आपको 6 इंच छोटा कर दें। तो वो उसने एक लंबी पत्र डीसी को लिखे और डीसी ने हमें बाद में समझाया जो हम समझ रहे हैं आपकी भावनाओं को, लेकिन आप एक जनप्रतिनिधि है, आपको इस तरीके से मत ना बोले। तो ये तमाम चीज़ें घटी थी जो हम समझते हैं, और हम समझते हैं जो सिस्टम की सुधार की आज भी ज़रूरत है। अधिकारी समझे जो किस तरीके से जनता के प्रति वो समर्पित रहनी चाहिए। जो ओथ लेके वो आते हैं, जो ओथ लेके जनप्रतिनिधि आते हैं, उस ओथ को वो मेंटेन करना चाहिए। जनता के प्रति, सरकार के प्रति वो सजग। गाड़ी भी हमने चलाया, ड्राइविंग भी किए हैं, चौका चांडिल तक हम। उसमें तेल बेचते थे तो पैसा हमारा 5-6 हज़ार रुपया था, लेकर गए थे। राजनीति जो है ना, पेशेंस का चीज़ है। चिकित्सा पर बोले हैं, आपका शिक्षा पर बोले हैं, बजट पर हमने बोला, खेल में भी, फुटबॉल में भी थे। तो 3 साल तक हम कैप्टन संजोश रहा। 3 साल कैप्टन की हैसियत से मेरे अगुवाई में जो है फर्स्ट विनर कप लेकर आया। अब माँ कभी भी नहीं बोले तुम हारे हो, तुम जीते हो, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा बोलती थी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो अगर पेशेंस नहीं रखते तो इनसे भी बलवान थे रावण जी। नमस्कार। झारखंड विधानसभा टीवी के विशेष कार्यक्रम जाने अपने विधायकों में आपका स्वागत है। मैं मनोज आज आपका परिचय एक ऐसे विधायक से करा रहा हूं जो संघर्ष से सफर तय करके विधायक बने हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांके विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुरेश बैठा से।
यूं तो सुरेश बैठा का नाम ही संघर्ष योद्धा का रहा है, लेकिन यह अधूरा परिचय है। हम चाहेंगे सुरेश बैठा खुद अपना परिचय दे। सबसे पहले तो विधानसभा टीवी में आपका स्वागत है और हम दर्शकों से चाहेंगे कि सुरेश बैठा हैं क्या, कौन है सुरेश बैठा? मेरा नाम हुआ सुरेश कुमार बैठा। मेरा जन्म हुआ ग्राम राजावलातो, नामकुम, 14/1/1975। और मेरी प्रारंभिक शिक्षा सेंट जोसेफ स्कूल राजावलातो से हुई 6 क्लास तक, और राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के माध्यम से एग्ज़ाम उस समय हुआ करता था, तो उस एग्ज़ाम में हमने पास किया था। तो 1 साल लेट से एडमिशन हुआ और 1 साल संत शिलानंद हाई स्कूल राजावलातो में ही 7th तक किए। जब रिजल्ट जारी हो गया कि मेरा एडमिशन सेंट जोन्स में होना है, तो सेंट जोन्स स्कूल में हमने एडमिशन कराया। 8 क्लास से सेंट जोन्स में पढ़े और 3 साल तक हॉस्टल में ही रहे, हॉस्टल से ही पढ़ाई किए। हॉस्टल में एडमिशन नहीं ले रहा था, तो 3 महीना हम फादर से आश्वासन दिए थे कि 3-4 महीने के बाद आपको ले लेंगे, तो साइकिल से ही आना जाना हम करते थे। और हॉस्टल में एडमिशन होने के बाद हॉस्टल में रहने लगे, 3-4 महीना रहे, उसके बाद में वहाँ से हम मॉनिटर बन गए, हॉस्टल का हम बॉस बन गए। और शुरू से मेरा लीडरशिप का गुण था। 1989 में मुझे पूरे स्कूल का कमांडर बना दिया गया और कमांडिंग किए। उसमें मेयर हुआ करते थे अशोक कुमार सिंह, चीफ गेस्ट आए थे। तो मेरा मतलब मन जो है साहस बढ़ते गया। लीडरशिप राजावलातो में भी थे, तो वहाँ भी हम क्लास मॉनिटर हुआ। क्लास मॉनिटर हुआ करते थे और परेड का लीडर हुआ करते थे। वहाँ भी मतलब 5वां क्लास से लेकर हम 6ठा-7वां क्लास तक हम। सुरेश बैठा आज विधानसभा में बैठे हैं तो ऐसे ही नहीं बैठे हैं, वहाँ भी लीडिंग करते थे। स्पोर्ट्स हुआ राजावलातो में, 100 मीटर रेस था, तो उसमें भी हमने फर्स्ट किया। जेवियर कॉलेज में सेंट जोन्स में भी स्पोर्ट्स कार्यक्रम हुआ, उसमें भाग लिया। तो 100 मीटर, 200, हर्डल रेस, लॉन्ग जंप और 400, ये मेरा मतलब 5 गो इवेंट जो था जिसमें हम सब में फर्स्ट होते थे। तो खेल में भी, फुटबॉल में भी थे। तो 3 साल तक हम कैप्टन सेंट जोन्स के रहा। 3 साल कैप्टन की हैसियत से अब मेरे अगुवाई में जो है फर्स्ट विनर कप लेके आया। सेंट माइकल से लाए, टाटा जमशेदपुर से, फिर आपका हजारीबाग से भी लाए, और एक लाए थे आपका रशियन हॉस्टल, यहीं बगर हुआ था, यहाँ से भी। और उस समय भी खेल में भी हम कैप्टन रहे, तो उस हिसाब से खेल के क्षेत्र में भी काफ़ी रुचि रही। इंटर हमने सेंट जेवियर्स कॉलेज से किया, और उस पीरियड में मिलिट्री लोग को बहाली निकला था यहाँ हम लोग को नामकुम में, कोचटोली या मैदान में। तो उसमें हम लोग 2 भाई थे, दोनों भाई का चयन हो गया, सिलेक्शन हो गया। दानापुर में हम लोग करीब 15-20 दिन रहे, वहाँ भी ट्रेनिंग हुआ, तो उसमें भी निकल गया। तो फिर वहाँ भी फीलिंग आ गया, साउथ और नॉर्थ वाला बात आ गया। नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार वाला मामला वहाँ आ गया। कह के हमको वहाँ से हम लोग को बोला कि आप लोग घर वापस चल जाइए। कुछ मामला था, लेन देन का मामला था, नहीं फुलफिल कर पाए, पैसा नहीं था। फिर भी हम लेके गए थे, उसमें तेल बेचते थे, तो पैसा हमारा 5-6 हज़ार रुपया था, लेके गए थे। सहयोग से 93 में भी मेरे बड़े भाई जो गार्जियन थे, आप लोग जैसे गार्जियन, उनका इंतकाल हो गया, डेथ कर गया। और उस पीरियड में ही हम एग्ज़ाम लिखे और पढ़ाई जारी रखे, पढ़ाई को हम नहीं छोड़े। मेरे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, बिल्कुल गृहिणी और कृषि कार्य में लगे हुए थे। घर की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, दूसरे के घर में कूटा वगैरह कूटते थे, दूसरे यहाँ मतलब धान लाते थे, सिझाते थे, चावल करते थे, फिर देते थे, कुछ चावल मिलता था। तो उससे तो माँ का गरीबी हमने देखा था, और कभी ईंटा भाटा जाती थी, कभी लकड़ी बेचने जाती थी, ये स्थिति था।
जमीन जायदाद था, लेकिन खेती जो है उतना बढ़िया से नहीं होता था, और आपसी गोतियारी में लड़ाई झगड़ा झंझट होता था। तो इन सब के बीच में ये खेल, क्लास मॉनिटर, स्कूल कैप्टन, ये सारी चीजें थी। फिर अचानक से राजनीति, जब खेल में इतना अच्छा कर रहे थे। मतलब रुचि राजनीति में ही रहा, और जब इंदिरा जी का 1984 में जब उनका साथ उनका घटना घटा तो हम लोग विचलित हो गए, बड़ी मतलब उनके प्रति बड़ी सिंपैथी रहा, और शुरू से मैं कांग्रेस पार्टी के प्रति मेरा मतलब पूरा विचार रहा, शुरू से एकदम कांग्रेस के प्रति समर्पण का मिला, आपको इनाम भी मिला अभी। और इस बीच में देखिए 1991 में राजीव गांधी का जो है बम ब्लास्ट से उड़ा दिया गया, तो उस परिवार के प्रति एक मेरा लगाव हो गया। और चुनाव हुआ सोना लकड़ा जी का, तो उस समय वो निर्दलीय खड़ा हुए थे, और हमारी पार्टी से गोमिश्री मान के खड़ा हुए थे। कि ये राजनीति और स्पोर्ट्स दोनों मतलब डिफरेंट चीजें। जहाँ स्पोर्ट्स में एक स्पिरिट होता है, एक दूसरे को साथ लेके चलने का, एक दूसरे के प्रति सब मतलब अगर अपोनेंट भी अगर है तो उसको भी उसके प्रति भी एक लगाव होता है। लेकिन राजनीति में कहते हैं कि भाई अब सामने है तो भाई पहले तो हम, पता नहीं, हम एक दूसरे को हेल्प करने की हैसियत से हम पॉलिटिक्स किए आज तक, इसलिए हम एक दूसरे से हम लोग को तालमेल बना के चलते हैं। कंपटीशन हर लाइन में है, मौका सबको मिलता है, लेकिन उसी में निकलना पड़ता है। घर से 2000 ईस्वी से निकले और 2001 में हमारी शादी हुई। उस पीरियड में 8 साल 9 साल जो है पूरा संगठन के लिए काम किए। कांके विधानसभा को मैं 0 से शुरू किया हूं। इससे पहले 20 साल तो कांग्रेस पार्टी वहां से चुनाव नहीं लड़ती थी। 1990 से लेकर आपका 2009 तक चुनाव नहीं लड़ी थी। अलायंस में सीट चला जाता था। जो कार्यकर्ता थे हरिलाल बाबू के टाइम में वो भी तितर बितर हो गए थे, क्योंकि वहां उम्मीदवार ही नहीं था, तो कार्यकर्ता क्या करेगा, तो इधर उधर हो गए थे। लेकिन वो भी कार्यकर्ता को भी हम कलेक्ट करने का सांगठनिक क्षमता तो आप में शुरू से रही। स्कूल में रहे तब आप सबको साथ लेके चले, कॉलेज में गए तब लेके चले, ग्राउंड पे गए तब साथ लेके चले। तो यहाँ तो राजनीति के मैदान में तो जब निकले तो एक लोगों को लगा कि ये आदमी नया है, पता नहीं कर पाएगा। बहुत लोग बोला कि नहीं सकोगे, यहाँ ये गढ़ है इसे बोला था। हमने कोई बात नहीं, गढ़ है, हम 0 से शुरू करेंगे। लगातार लगे रहे। 2009 में 2005 से टिकट का प्रयास हम किए थे। 18 लड़का लेके हम दिल्ली गए हुए थे। उस पीरियड में हम लोग 18 लड़का हम लोग यहाँ से गया थे, जिसमें सब लोग गया था। और हम लोग लगता है 15 दिन तक दिल्ली में ही घूमते रहे टिकट के लिए। उसमें से CLP लीडर थे राजेंद्र प्रसाद सिंह, दिल्ली में मिले। और उस समय प्रयास किए उस समय सुबोधकांत साय जिसे 2000 मतलब उनसे तो परिचय हमारा बहुत पहले से ही था, लेकिन बहुत फुली जब कहिएगा तो 2004 से उनके साथ हम लोग 2002 से उनसे जुड़े। और उसके बाद में उनका डेरा गए, उसमें मंत्री थे, तो उनके टिकट के लिए हम लोग प्रयास किए। तो उन्होंने कहा कि इस बार छोड़ दो सूरज, बैठ जाओ तुम। अलायंस में सीट चला गया और चंद्रीलाल को टिकट मिला था। और उस बीच में हम लोग काम करते रहे। तो 2009 में सुबोधकांत साय जी का प्रयास से और पार्टी ने मुझे टिकट दिया। बालमुचि जी प्रदेश के अध्यक्ष थे, चूंकि यूथ कांग्रेस में थे तो हमको जानते थे। तो 9 में लड़े तो देखिए अब बहुत कम वोट से हम हारे थे। 2009 में 40,674 वोट उस समय हम लाए थे, और 4,200 वोट से हमारी हार हुई थी। पहला रामचंद्र बैठा जीते थे। फिर 2014 का चुनाव लड़े, फिर 5 साल मेहनत की करते रहे, तो 57,680 वोट आया। फिर हिम्मत नहीं हारे, फिर 2019 का चुनाव में टिकट मिला, 89,432 वोट लाए। तो बढ़ता गया। तो एक उम्मीद का किरण जो है दिखता गया हमें। तो तीसरा बार जब चौथी बार टिकट के मांगने के लिए हम प्रयास किए, तो सारे लोगों ने एक नैरेटिव पैदा किया कि नहीं, 3 बार मिल गया इसको, अब टिकट नहीं मिलेगा। जीतना रहता तो 3 बार में नहीं जीतता, कभी जीत जाता। तो दूसरा कौन विकल्प? दूसरा कोई विकल्प कांग्रेस में दूसरा विकल्प के लिए तो आया ही था, लेकिन हमसे मजबूत नहीं था। वही बात, हमसे मजबूत नहीं था।
तो टिकट मिला तो आपके सामने रिजल्ट है।